हेलो एवरीवन, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ जीव विज्ञान चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव जनन, इस पाठ से संबंधित हम सभी टॉपिकों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम क्या है? मानव जनन। मानव जनन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है, इसे ही हम जनन कहते हैं, या जन्म लेने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। लेकिन इस पॉइंट में हमको, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है मानव जनन के बारे में, कि मनुष्य में किस प्रकार जनन की प्रक्रिया होती है, मनुष्य में किस प्रकार निषेचन होता है, किस प्रकार भ्रूण का निर्माण होता है, किस प्रकार गर्भ का निर्माण होता है और किस प्रकार 9 माह के बाद संतान की उत्पत्ति होती है। इन सभी टॉपिकों का वर्णन इस पाठ में हमको बारी बारी से करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मानव जनन में होता क्या है? मानव जनन मनुष्य में जनन की प्रक्रिया मानव जनन कहलाती है। मानव जनन में होता क्या है? ये पुरुष हुआ और ये स्त्री हुई। पुरुष का नर युग्मक क्या है? पुरुष में होता है नर युग्मक। पुरुष को हम नर भी कहेंगे, स्त्री को हम मादा भी कहेंगे। पुरुष में नर युग्मक होता है शुक्राणु और स्त्री में मादा युग्मक होता है अंडाणु। ये शुक्राणु का चित्र लगभग कुछ इस प्रकार होता है और ये अंडाणु का चित्र हो गया। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन एक प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन, जो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जब पुरुष का नर युग्मक शुक्राणु और स्त्री का मादा युग्मक अंडाणु जब मिलता है तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। इसको हम जाइगोट भी कह सकते हैं। तो ये जो हुआ शुक्राणु और अंडाणु जो हुआ ना, ये अगुणित हुआ। लेकिन ये जो युग्मनज बना, ये क्या बना? द्विगुणित बना। क्या बना? द्विगुणित बना। फिर आगे चलकर युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित होगा और भ्रूण का हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं। लिंग निर्धारण का मतलब क्या? जांच कर सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है। फिर भ्रूण में बदलाव होता है, भ्रूण गर्भ में परिवर्तित होता है और गर्भ शिशु में परिवर्तित होता है। इस तरह 9 माह के बाद संतान की उत्पत्ति होती है। तो कुछ इस प्रकार हमको मानव जनन के बारे में पढ़ना है कि मानव जनन में क्या होता है और किस प्रकार से क्या क्या होता है। उन सभी टॉपिकों का अध्ययन हमको बारी बारी से करना है। हम जान चुके हैं कि जनन की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में लैंगिक जनन और सेकंड में अलैंगिक जनन। तो याद रखना है, मनुष्य में जो जनन की प्रक्रिया होती है वह लैंगिक होती है, अलैंगिक नहीं होती है। तो मनुष्य में कौन सी जनन होती है? तो लैंगिक जनन होती है। लैंगिक जनन आपको याद रखना पड़ेगा। और जो जीव बच्चे देते हैं उनको हम जरायुज प्राणी या सजीव प्रजक प्राणी कहते हैं। तो इस तरह मनुष्य जो होंगे जरायुज प्राणी में आएंगे या सजीव प्रजक प्राणी में आएंगे, क्योंकि ये बच्चे देते हैं। और इस तरह मनुष्य में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। और हमने देखा कि मनुष्य में किस तरह जनन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है।
निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। जाइगोट में अर्धसूत्री कोशिका भी विभाजन होता है। तो जाइगोट जो होता है वह भ्रूण में परिवर्तित होता है। फिर भ्रूण जो होता है वह गर्भ में परिवर्तित होता है और गर्भ शिशु में परिवर्तित होता है। ये सभी प्रक्रियाएं लगातार 9 माह तक चलती है और 9 माह के बाद एक परिपक्व शिशु का निर्माण होता है। इस तरह हम आगे देखेंगे जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में पुरुष और स्त्री दोनों में अलग अलग प्रकार के जनन तंत्र पाए जाते हैं और ये जनन तंत्र जो होता है ना, जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो सिंपल फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा कि अंगों से बना वैसा तंत्र, कुछ अंगों से बना वैसा तंत्र जो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, उसे जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र कहेंगे। याद रखना है आपको कि मनुष्य के शरीर का कुछ वैसा अंग और उस अंगों के मिलने से बना एक ऐसा तंत्र जो जनन की प्रक्रिया में, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, उसे हम जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र कहते हैं। और इन तंत्र को और इनमें जितने भी अंग आते हैं उनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे हैं। जनन तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में है प्राथमिक जनन अंग और दूसरा में है द्वितीयक जनन अंग। अब बारी बारी से हम दोनों के बारे में जानेंगे। जिस तरह हमने देखा कि मानव जनन जो अंग है, जो तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, इसको हम 2 भागों में बांटे हैं। पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। और प्राथमिक को हम बारी से देखेंगे कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग में होता क्या है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत वैसे अंग आते हैं जो युग्मकों का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा कि जो युग्मकों का निर्माण करेगा उसी को हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहेंगे। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है? जो युग्मकों का निर्माण करता है। युग्मक मतलब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का जो निर्माण करता है, यानी वृषण और अंडाशय। वृषण और अंडाशय जो होगा प्राथमिक लैंगिक अंग होगा या प्राथमिक जनन अंग होगा या प्राथमिक जनन तंत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वृषण जो है नर युग्मक का निर्माण करता है और अंडाशय जो है मादा में मादा युग्मक का निर्माण करता है। एक बार और देखिए, प्राथमिक लैंगिक अंग, इसके अंतर्गत वैसे जनन अंग आते हैं जो युग्मकों का निर्माण करते हैं, जैसे वृषण और अंडाशय। वृषण क्या है? नर में जो शुक्राणु का निर्माण करता है। अंडाशय क्या है? मादा में जो अंडाणु का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं? तो वैसा अंग जो मनुष्य में, जो मानव में युग्मक का निर्माण करता है। तो युग्मक क्या होगा? तो युग्मक मतलब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। तो वृषण जो है ना, ये पुरुषों में होता है और यह अंडाणु का नहीं, शुक्राणु का निर्माण करता है। और अंडाशय जो है स्त्री में पाया जाता है और यह जो है मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है। तो वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। आगे अगला पॉइंट है, जनन क्रिया को नियंत्रित पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन LH तथा FSH द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको टिक करना पड़ेगा कि मनुष्य में जनन की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकला LH और FSH हार्मोन। और हार्मोन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। और पीयूष ग्रंथि का मतलब क्या होता है? जनन ग्रंथि। जो जनन ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन या LH या FSH कहते हैं। इन्हीं दोनों हार्मोन के द्वारा रिप्रोडक्शन को नियंत्रित किया जाता है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल में लाया जाता है। ठीक है,
ऊपर से नीचे तक हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि से ही हार्मोन का स्राव होता है। सबसे ऊपर जो है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये जो है ना मास्टर ग्रंथि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। तो इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। और इसी ग्रंथि के द्वारा जनन की प्रक्रिया पर कंट्रोल किया जाता है। यहाँ जो होता है मास्टर ग्रंथि होता है, यहाँ थायराइड ग्रंथि होता है और इसके नीचे पैराथायराइड ग्रंथि होता है। फिर अग्नाशय होता है, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, उसके बाद नीचे जो होता है जनन ग्रंथि होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि LH और FSH क्या है, तो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। नर के वृषण से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। नर के पुरुष में पाए जाने वाला वृषण से स्रावित हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, जो नर ग्रंथि का निर्माण करता है। क्या करता है, नर ग्रंथि का निर्माण करता है। और मादा के अंडाशय में स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन है, जो मादा ग्रंथि का निर्माण करता है और मासिक चक्र का भी विकास करता है। और मासिक चक्र 28 दिनों के बाद होता है। पता है आपको 28 दिनों के बाद क्या होता है, मासिक चक्र कब होता है, तो किशोरावस्था में। और किस में होता है, स्त्रियों में होता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको टिक करना होगा कि इनमें से कौन पुरुष में स्रावित हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन, और कौन मादा जनन हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन। ठीक, अभी हमने मानव प्रजनन तंत्र का पहला भाग प्राथमिक प्रजनन अंग के बारे में देखा। अब हम दूसरा देखेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग, जिसको हम सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं। तो हमने पहले वाले में क्या देखा था कि जो युग्मक का निर्माण करेगा उसे ही हम प्राथमिक जनन अंग कहेंगे। जो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करेगा उसे ही हम प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राथमिक जनन अंग कहेंगे। लेकिन इसमें हमको क्या देखना है, द्वितीयक लैंगिक अंग, जिसको हम सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं, ये युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं। ये जो है युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं। इनके द्वारा नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण कदापि नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो होता क्या है, लेकिन ये पुरुष में शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शीशन एवं काउपर ग्रंथियाँ, और स्त्री में अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग को हम वल्वा भी कहते हैं, बार्थोलिन ग्रंथियाँ का निर्माण करते हैं। लेकिन इनसे हार्मोन की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जो द्वितीयक लैंगिक अंग है, जिसे हम सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं, इनके द्वारा युग्मक का निर्माण नहीं होता है। लेकिन पुरुषों में काफ़ी सहायक जनन अंग, जैसे में शुक्रवाहिनी, जिसको शुक्रवाहिका भी कहते हैं, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, शीशन का निर्माण होता है। और स्त्री में अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग, बार्थोलिन ग्रंथि का निर्माण होता है। ये जो है ना युग्मक का निर्माण तो नहीं करता है, लेकिन काफ़ी आवश्यक जनन अंग का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन इनसे हार्मोन की उत्पत्ति नहीं होती है। हार्मोन की उत्पत्ति सिर्फ प्राथमिक जनन अंग ही करता है, द्वितीयक जनन अंग हार्मोन की उत्पत्ति नहीं करता है। आगे हम जानेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था को हम यौनारंभ भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन में ही आंसर है किशोर प्लस अवस्था, यौवन प्लस आरंभ, मतलब यौवन का आरंभ होना ही यौनारंभ कहलाता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की वैसी अवस्था जब उनमें जनन ग्रंथि का विकास होने लगता है।
ठीक है, और कुछ शारीरिक बदलाव भी होने शुरू हो जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। मानव शरीर की वैसी अवस्था जिसमें मानव शरीर की वैसी अवस्था जिसमें मनुष्य के शरीर में काफ़ी बदलाव शुरू होने लगते हैं, जनन ग्रंथि में भी काफ़ी विकास होने लगते हैं, इसे ही हम किशोरावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में लड़का को किशोर कहते हैं और लड़की को किशोरी कहते हैं। इस अवस्था में विपरीत लिंग वाले मनुष्य में आकर्षण होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर के वैसी अवस्था जब उनमें जनन ग्रंथि का विकास होने लगता है, कुछ शारीरिक बदलाव शुरू हो जाते हैं, उसी अवस्था को किशोरावस्था या यौनारंभ कहते हैं। और लड़कों में याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है और बाई ऑप्शन आप टिक लगाइएगा। लड़कों में किशोरावस्था कब होता है, 13 से 15 वर्ष, और लड़कियों में किशोरावस्था का होता है 10 से 14 वर्ष। मतलब 2 से 3 साल जो होता है ना, पहले होता है लड़कियों में किशोरावस्था का शुरुआत, और 2 से 3 साल के बाद लड़कों में किशोरावस्था का शुरुआत होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट में हम जानेंगे पुरुष तथा स्त्री में जनन अंग। पुरुष और स्त्री में कितने जनन अंग हैं, इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से कौन पुरुष में होगा, तो 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, आपको पता करना होगा कि कौन जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो आपको याद होगा तब ना कि इनमें से कौन कौन पुरुष में होता है, कौन कौन स्त्री में होता है, तभी तो ठीक लगाइएगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सिर्फ स्त्री में होता है, तो इसमें भी 4 को ऑप्शन दिया रहेगा और टिक लगाना होगा। तो किस पर आप टिक लगाइएगा, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि कौन पुरुष में होता है और कौन स्त्री में होता है। तो इनमें से कौन कौन पुरुष में होता है और कौन कौन स्त्री में होता है, इसी के बारे में हमको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुष में जनन अंग, पुरुष में जनन अंग, तो पुरुष में पहला जनन अंग है विरिसन, और यह जो होता है एक जोड़ा होता है। संख्या कितना है, तो 2, एक जोड़ा में 2 होता है। तो पूछेगा कि विरिसन की संख्या कितनी होती है, तो 2, यानी एक जोड़ा विरिसन। और इसी विरिसन में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। और विरिसन के ऊपर एक त्वचा के रूप में थैली के समान रचना होती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, विरिसन कोश बोलते हैं, जैसे कवर के रूप में होता है। उसके बाद शुक्रवाहिकाएं होती है, यह जो होती है विरिसन से सटी हुई रहती है और उसमें से बहुत सारी नस के समान रचनाएं निकली होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिकाएं। और ये कितनी होती है, बहुत होती है। शुक्रवाहिकाएं जो होती है बहुत होती है। तो विरिसन 2 होता है, विरिसन कोश तो कवर है, दोनों के ऊपर लगा होता है। शुक्रवाहिकाएं अनेक होती है। अधिविरिसन कितना होता है, 2 होता है, जो विरिसन से सटे हुए होता है। उसके बाद शुक्रवाहिनियाँ होती है, ये पतली पतली नसें हैं जो शुक्रवाहिका के बगल से गुजरती है। ये इसकी संख्या भी कितनी है, 2 है। याद रखिएगा, शुक्रवाहिकाएं की संख्या कितनी है, तो अनेक, और शुक्रवाहिनियाँ कितनी है, 2। मनुष्य में शुक्रवाहिकाएं कितनी हैं, तो अनेक, और मनुष्य में शुक्रवाहिनियाँ कितनी हैं, तो एक जोड़ी, मतलब 2 है। उसके बाद शुक्राशय में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। यह जो होता है विरिसन के अंदर ही होता है। शुक्राशय जो होता है विरिसन के अंदर ही होता है, इसलिए शुक्राशय भी 2 होता है। शुक्राशय वीर्य में मौजूद शुक्राशय सातवां है स्खलन वाहिनियाँ, इसकी संख्या भी 2 है। वाहिनियाँ या वाहिकाएं का मतलब तो नस होता है, ठीक है। स्खलन वाहिनियाँ भी 2 होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी, इसकी संख्या नहीं है, यह अनकाउंटेबल है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी है। उसके बाद मूत्र मार्ग, इसी के द्वारा मूत्र बाहर निकलता है। और
अगला है काउपर की ग्रंथि, इसकी संख्या 2 है। और अगला है सीसन, इसकी संख्या 1 है। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो है पुरुष में पाए जाने वाले जनन अंग है। अब हम स्त्री में पाए जाने वाले जनन अंग के बारे में देखेंगे। तो स्त्री में जनन अंग, अंडाशय स्त्री का जनन अंग है, यह एक जोड़ा होता है। अंडवाहिनी अंडाशय से सटा हुआ रहता है, पतला पतला नास, उसको हम अंडवाहिनी बोलते हैं, इसकी भी संख्या 1 जोड़ा है। और तीसरा है गर्भाशय, यह सिंगल है। चौथा है गर्भाशय ग्रीवा, ये भी सिंगल है। गर्भाशय में ही गर्भ पलता है और उसी गर्भ के अंदर क्या होता है, बच्चा होता है। पांचवा है योनि, इसी रास्ते से संतान बाहर निकलता है, इसकी संख्या सिंगल होती है। उसके बाद है बार्थोलिन की ग्रंथियाँ, ये भी अनेक होती है। और सातवां है स्तन ग्रंथि, इसकी संख्या भी 2 होती है। इस तरह हमने जाना कि ये सभी जो है पुरुष के जनन अंग है और ये सभी जो है स्त्री के जनन अंग है। तो अब इस तरह सवाल आएगा इनमें से कौन पुरुष में होगा, तो आप इसके अनुसार टिक कर सकते हैं। और इनमें से कौन स्त्री में होगा, तो आप इसके अनुसार टिक कर सकते हैं और फुल में फुल मार्क्स उठा सकते हैं। तो इसी तरह आप यदि चाहते हैं बायोलॉजी का एकदम 100 में 100% गारंटी के साथ तैयारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।